हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। और आज इस यूट्यूब चैनल पर हम सब फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। और ये टॉपिक है दोस्तों भारत के इतिहास से संबंधित। जैसा कि दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि जो भारतीय इतिहास है, उस भारतीय इतिहास को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उस इतिहास की शुरुआत जब भारत में हम लोग कहीं से करते हैं तो वो हम प्राचीन भारत से करते हैं। और प्राचीन भारत में जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम हड़प्पा पर जाते हैं। और हड़प्पा चूंकि भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। और दोस्तों वैसे भी अगर देखा जाए तो हम कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से देखें तो भी महत्वपूर्ण है। अगर हम जनरल वे में भी देखते हैं तो भारतीय इतिहास के इस हड़प्पा काल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हड़प्पा काल या हड़प्पा संस्कृति जो एक हमारे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन नींव है, जिसके आधार पर आज भी हम भारतीय लोग उस पर गर्व करते हैं। क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है, उस सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता जो है वो भारतीय जो हड़प्पा सभ्यता है वो है। तो हमें उस पर गर्व होता है। और दोस्तों आज इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जो भी इस हड़प्पा संस्कृति को जानता है या उससे संबंधित जो हमारी परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें जब हम मुख्य परीक्षा देने जाते हैं पीएससी की, तो उस मुख्य परीक्षा में क्या होता है, 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो उससे संबंधित। और जब हम प्री देने जाते हैं तो उसमें कई ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो सब इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक भारतीय इतिहास का गौरवशाली इतिहास है, जिसे हमने जानना जरूरी है। दोस्तों हड़प्पा जो है इसकी खोज से संबंधित हम चीजें को देखेंगे। हम हड़प्पा के कुछ पॉइंट्स पर मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम किस किस पॉइंट पर बात करेंगे। दोस्तों हड़प्पा के उसमें हम सबसे पहले खोज से संबंधित बात करेंगे, इसकी खोज कैसे हुई है। फिर इस हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है, अर्थात इसको जिस नाम से जाना जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है, हम उससे संबंधित इसमें बात करेंगे दोस्तों। फिर कालखंड अर्थात इसका समय पीरियड क्या माना गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसका क्षेत्र विस्तार है, उस क्षेत्र विस्तार के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इसका क्षेत्र कितना है, कहाँ कहाँ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। फिर प्रजाति अर्थात इस हड़प्पा सभ्यता में जो मनुष्य या जो मानव रहता था वो कौन कौन सी प्रजाति के मानव रहते थे। विश्व में अनेक प्रकार की प्रजातियां होंगी दोस्तों, उस प्रजातियों में से कौन कौन सी प्रजातियां इस हड़प्पा सभ्यता में उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख स्थल, सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इसमें वो है इस हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए स्थल। उन स्थलों से ही सबसे ज्यादा प्रश्न भी आते हैं और उसकी ही विशेषताओं के आधार पर हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग इस पे बात करेंगे। फिर इस सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ है, उस उद्भव के बारे में हम लोग बात करेंगे। उद्भव का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि इस सभ्यता का कैसे विकास हुआ होगा। बहुत सारे विश्व की उस समय की जो प्राचीनतम सभ्यता है और भारत की जो हड़प्पा सभ्यता है, उनके उद्भव के बारे में पक्ष और विपक्ष दोनों में हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न बनने की संभावना होती है। फिर हम बात करेंगे कि उद्भव के साथ उसका पतन कैसे हुआ, अर्थात हड़प्पा सभ्यता नष्ट कैसे हुई, उसके क्या क्या कारण है, कौन कौन से इतिहासकारों ने उसमें क्या क्या अपने मत दिए हैं। फिर हम बात करेंगे इस हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है दोस्तों। तो विशेषताओं से भी क्वेश्चन आते रहे हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पूछी जाती है। फिर हम इसमें बात करेंगे धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं की, कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, उस समय की आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और अंत में हम लोग इसमें बात करेंगे जो सबसे मतलब जो हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता से हमने अगर कोई चीज ली है और आज भी वो प्रचलित है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज से। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो प्री के क्वेश्चन आते हैं वो बनने की संभावना है, कि सबसे पहले हड़प्पा के बारे में, चूंकि भारतीय लोग जो थे, चूंकि हमारा भारत का जो पश्चिमतम क्षेत्र है और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, जो उत्तरतम क्षेत्र है, उसके पार्ट में यह सभ्यता विकसित हुई थी। और इसके जो इसकी खोज से संबंधित बात है, उसमें सबसे पहले हम लोग जाते हैं 1826 में। 1826 में एक अंग्रेज, उस समय चूंकि भारत में अंग्रेज आ चुके थे, तो 1826 में सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैनसन।
इस चार्ल्स मैनसन साहब ने ये कराची और लाहौर जो है उधर कहीं सफर कर रहे थे। उस सफर में इनका 1826 में एक टीले से एक्सीडेंट हो जाता है, ईंट के टीले से। तो दोस्तों यह पहली घटना होती है जब उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर प्राचीन समय के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनको कोई सी एक मोहर भी वहां पर प्राप्त हुई थी। उसके बारे में उन्होंने ब्रिटेन सरकार को उस समय लिखा भी था, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने उस समय इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसी प्रकार दूसरी घटना आती है 1853 की। 1853 में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम एक पुरातत्ववेत्ता थे और उन्होंने भी जब चार्ल्स मैनसन की चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उन्होंने जब वहाँ पर भारत के पश्चिमतम क्षेत्र में वहीं लाहौर और उधर जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने भी ब्रिटेन सरकार को इस बारे में आग्रह किया था कि यहाँ पर कोई प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहे उस ओर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहिए, लेकिन उनकी बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर हम आते हैं 1856 में दोस्तों। 1856 में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में उस समय ट्रेन का विस्तार हो रहा था और ट्रेन के विस्तार में चूंकि 1853 में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी, तो 1853 में ही लाहौर और जो हमारा लाहौर जो था और उधर की साइड ट्रेन का विस्तार हो रहा था। उसमें ब्रटन बंधुओं करके दो भाई थे, उन लोगों ने ट्रेन की खुदाई के समय वहां पर साक्ष्य देखे थे। लेकिन उसी समय अगले साल हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम हो गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसलिए उनकी बातों पर भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो दोस्तों 1826 में चार्ल्स मैनसन, 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम और 1856 में ब्रिटन बंधुओं द्वारा इस और सबसे पहले इस हड़प्पा सभ्यता पर बात कही गई थी। लेकिन इन तीनों की बात को ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इसमें वो है 1921। दोस्तों 1904 में लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय गवर्नर जनरल थे, उस समय एक विभाग बनाया गया था पुरातत्व विभाग, और उस पुरातत्व विभाग के मुखिया थे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब हम ये कह सकते हैं कि जब पश्चिमी भारत में रेल का विस्तार किया जा रहा था तो उनके दो साथी थे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, उनको माध्यम से जॉन मार्शल साहब जो थे उनके नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई का काम चला। और उस खुदाई के काम में सन 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर सबसे पहले क्या किया गया था, खुदाई की गई थी। और उस स्थल पर सबसे जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे हड़प्पा के, वो हड़प्पा नामक जगह पर हुए थे। तो इसलिए 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा जो स्थल था उसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। उसके जस्ट अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी साहब ने हड़प्पा से कुछ ही आगे पर एक मोहनजोदाड़ो करके जो स्थल है उस स्थल की खोज की थी। तो दोस्तों ये इससे खोज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। याद रखिएगा 1826, 1853, 1856 और 1921 ये खोज से संबंधित इसकी खोज। तो इसकी खोज का श्रेय जो है वो 1921 में जॉन मार्शल को जाता है, जिन्होंने अपने उस समय के जो उनके नेतृत्व में काम करने वाले दो व्यक्ति थे जिनका नाम जो था वो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी थे, उनके नेतृत्व में जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन दोनों ने इनकी खोज की थी। अब दोस्तों बात आती है इसका दूसरा बिंदु, हम लोग देखते हैं नामांकन। तो नामांकन में जब इस सभ्यता के नामांकन की बात उठी और जब इसकी खोज हुई दोस्तों, तो मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहता हूं कि उस समय जो भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं थी, उस विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की पहले की सभ्यताएं माना जाता था कि यह हम विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। लेकिन जब हड़प्पा की खोज हुई और उसको जब कार्बन 14 विधि से और अनेक अनेक इतिहासकारों ने उस पर चर्चा शुरू की, तो यह विश्व की प्राचीनतम और सबसे विकसित सभ्यता साबित हुई थी। तो यहाँ पर नामांकन की बात आई तो चूंकि हड़प्पा वासी जो थे
वो कांसे का उपयोग ज्यादा करते थे। उनके पाए गए साक्ष्य जो औजार हुए या उनके मृतभांड हुए या उनकी मूर्तियां हुई या और भी अनेक वस्तुएं जो वहां से प्राप्त हुई वो कांसे की थी, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका एक नाम कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों। दूसरा, इसका नामांकन में हम ये कह सकते हैं कि यह विश्व की पहली ऐसी सभ्यता थी जो कि नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना, प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा को कहा जाता है। फिर दोस्तों इसमें बताता हूं मैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहने का यहाँ पर सबसे बड़ा तात्पर्य यह है दोस्तों कि चूंकि यह सिंधु घाटी जो सिंधु नदी जो है उस सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी इसका एक नाम है। अगला नाम है इसका हड़प्पा दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे मतलब तथ्यात्मक और सबसे प्रमाणिक नाम है। तो दोस्तों ये इसलिए है कि चूंकि इस सभ्यता की खोज का सबसे पहला स्थल जो था वो हड़प्पा था, और इसीलिए उस समय अंतर्राष्ट्रीय एक समिति बैठी। उस अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इसको डिसाइड किया कि इसका पहला स्थल जो खोजा गया है वो जो है हड़प्पा खोजा गया, इसलिए इसका उचित नाम जो है वो हड़प्पा रखना चाहिए। इसलिए इसका सबसे प्रामाणिक नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों। तो इसका एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। एक नाम इसका है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है कि आद्य ऐतिहासिक, जब इतिहास को हम डिवाइडेशन करते हैं तो प्रगतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रगतिहासिक वह काल है जिसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिपि का विकास हुआ था। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम हड़प्पा को रखते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिपि का विकास हो चुका था और यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, इसलिए हम लोग इसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। फिर एक नाम है इसका सरस्वती घाटी सभ्यता। दोस्तों इसका एक नाम सरस्वती घाटी सभ्यता भी दिया जाता है, और वो इसलिए दिया जाता है कि जनरली भारतीय परंपराओं में या भारतीय शास्त्रों में यह उल्लेख है कि सरस्वती एक नदी है जो कि विलुप्त नाम से अभी बहती है। तो इस हड़प्पा सभ्यता के जो वर्तमान स्थल खोजे गए अभी 1921 के बाद, वो ज्यादातर उस लुप्त सरस्वती नदी के आसपास ही खोजे गए हैं। इसलिए कई इतिहासकारों ने इसमें यह बात बताया कि इसको सिंधु घाटी की अपेक्षा सरस्वती घाटी सभ्यता नाम देना चाहिए, क्योंकि इसके ज्यादातर स्थल जो है यमुना नदी और सिंधु घाटी नदी के बीच में बहने वाली जो सरस्वती लुप्त नदी है उसके आसपास इसके स्थल प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसे सरस्वती घाटी सभ्यता नाम देना भी उचित होगा। इस नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक और इसका नाम है दोस्तों मेलुहा। और मेलुहा चूंकि यह इस परिप्रेक्ष्य में नाम लिया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता या चाइना की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जब इनका व्यापार होता था तो उसमें उस सभ्यता में वहां पर एक साक्ष्य प्राप्त हुआ मेलुहा करके, और वो मेलुहा को जब वहां के लैंग्वेज में देखा गया तो वो मेलुहा जो है वो हड़प्पा को कहा करता था, या हड़प्पा स्थल जो है या हड़प्पा की जो सभ्यता उसको मेलुहा नाम से जानते थे, इसलिए इसका एक नाम जो है वो मेलुहा भी है। तो दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन यहाँ पर ये आए कि हड़प्पा सभ्यता के कोई 3 नाम लिखिए या 5 नाम लिखिए, या हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से नाम हैं, तो हम लिख सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, चूंकि कांसे का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ। प्रथम नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि सिंधु घाटी की नदी के विकसित हुई है। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि इसका प्रथम स्थल हड़प्पा खोजा गया। आद्य ऐतिहासिक काल क्योंकि इसमें लिपि का विकास हो चुका था, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल के में भी गिनते हैं। सरस्वती के आसपास इसके अधिकतम जो स्थल है वो खोजे गए हैं, इसलिए इसको सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मेलुहा चूंकि मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी, वहां के जो लोग थे इसे मेलुहा नाम से जानते थे, इसलिए इसको इतने नाम इसको दे सकते हैं हम लोग। फिर आगे हम लोग दोस्तों इसमें देखते हैं इसका कालखंड। तो कालखंड के बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों का दोस्तों अलग अलग इसमें मत है, इसमें मतभेद भी है। चूंकि जॉन मार्शल ने जब इसकी खोज की थी दोस्तों, तो उन्होंने इसका कालखंड जो है वो 3200 से 2750 बीसी अर्थात ईसा पूर्व। तो जॉन मार्शल ने इसका काल जो डिसाइड किया वो 3200 से 2750 ईसा पूर्व का माना है। फिर उसी में एक और इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है मार्टिन व्हीलर।
तो मार्टिन व्हीलर साहब बोलते हैं कि यह 2500 से 1500 ईसा पूर्व की कालखंड में हड़प्पा सभ्यता विकसित रही है। तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व। लेकिन सबसे अथेंटिक और प्रमाणिक जो है दोस्तों वो है C14 के द्वारा जो निकाला गया काल गणना है, वो सबसे अथेंटिक और प्रमाणिक माना जाता है और उसको माना गया है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अर्थात यह 500-600 वर्ष में ये सभ्यता 2350 1750 ईसा पूर्व तक रही है। तो ये इसका महत्वपूर्ण कालखंड है। इसमें सबसे प्रमाणिक कालखंड C14 में जो काल गणना की गई है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इसके 3 पॉइंट्स पर ही बात कर रहे हैं, खोज, नामकरण और इसके कालखंड। अगले वीडियो में या अगली क्लास में हम इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। निश्चित रूप से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को जानना हमारी भारतीय संस्कृति का एक हमारे लिए एक विरासत है, हमारे लिए एक सीख है। और उस समय की जो व्यवस्थाएं थी कि आज से 4500 वर्ष पूर्व भारत कितना विकसित होगा उसे हम आज की परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। हम लोग आज स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन हड़प्पा वासियों ने उस समय स्मार्ट शहर अर्थात विकसित शहर बनाए थे। ये हमारे लिए एक सीखने की बात है। निश्चित रूप से इसमें एक पॉइंट है भारतीयों को क्या मिला है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इसको यहीं पर मतलब छोड़ते हैं और कल अगले पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप घर बैठे आप अपने इतिहास की तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको यह जो पढ़ाई जा रही बातें हैं जो है या पढ़ाया जा रहा जो सब्जेक्ट है आपको काम आए। इसी के साथ हम जय हिंद, जय भारत।